इनके कमेंट्स अर्ली लेना चाहता हूँ। वीरेन जी, स्वागत आपका। ये बताइए कि ये आरक्षण को लेकर ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लेटर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति सचिव को, उस पत्र के क्या मायने हैं? उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बनी हुई हैं। क्यों, क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है या आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया जा रहा? और ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर डेली कोई ना कोई आरोप लग ही रहे हैं सरकार पे। आखिर डिसाइसिव एक्शन यानी डायरेक्ट एक्शन लेने में सरकार परहेज क्यों करती है? देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा। आरक्षण के मामले पर केशव मौर्य ने जो पत्र लिखा है उसमें पूछा है कि कितनी नौकरियां दी गई हैं प्राइवेट सेक्टर में या संविदा के आधार पर, उसका उल्लेख उन्होंने मांगा है जानकारी। मिर्जेश जी, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा हारी है और उसको इस बात का पता चला है कि दलित और ओबीसी वोट काफी बड़ी संख्या में उनसे खिसक गया, तो उसके बाद से ये सब चीजें आनी शुरू हुई। इसके एक पहलू को आप इस तौर पर देख सकते हैं कि शायद भाजपा में ही कहा गया हो कि आप इस तरह की बात करिए, तो ये माना जाएगा कि सरकार में बैठे लोग चिंतित हैं। तो दलित और ओबीसी वोट को फिर से वापस लाने की एक कोशिश के तौर पर यह देखा जा सकता है केशव मौर्य के इस पत्र को। दूसरा एक फैक्टर यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनकी बीमारी भी राष्ट्रीय स्तर की होती है। उनका इलाज प्रदेश के डॉक्टर नहीं कर पाते, दिल्ली के एम्स के ही डॉक्टर उनका बढ़िया इलाज करते हैं जो मरीज यहाँ होते हैं। तो सबके अपने अपने गुट हैं, तो वहां से फिर वो अपने अपने डॉक्टर को दिखा कर आते हैं और उसी हिसाब से फिर यहाँ दवा का इस्तेमाल करते हैं। डिप्टी सीएम का पत्र आरक्षण और बेरोजगारी की चिंता से ज्यादा सर घेरा घारी का सबब बन गया और सियासत में टकराव का कारण बन गया। देखिए, चिट्ठियां तो बहुत लिखी जा रही हैं और वो चिट्ठी भी आपको याद होगी जब अनुप्रिया पटेल ने लिखा इसी मुद्दे पर, और एक चिट्ठी और लिखी देवेंद्र सिंह एमएलसी ने अफसरों के लिए, फिर केशव मौर्य की चिट्ठी आई, अब एक चिट्ठी और आ जाई है अशोक रावत जो सांसद है मिश्रिक से, वो भी लिख दिए हैं। तो चिट्ठियों का दौर चल रहा है। उसी में संजय निषाद भी अपना बीच बीच में बोलते हैं। लेकिन हम जिस व्यवस्था में हैं वहां संविदा की नौकरी किस तरह से आर्थिक सुरक्षा दे सकती है, क्या वो रोजगार का कोई विकल्प है, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि हम अपने नौजवानों का, अपने जो ऊर्जा है, श्रम है, उसका अपनी आंखों के सामने शोषण होते देखते हैं। प्रतिभाएं संविदा में मरती हैं और उनको उसका वाजिब हक और मूल्य नहीं मिलता है। संविदा में जब चाहे तब नियोक्ता उसको निकाल देता है और सरकार भी उससे पल्ला झाड़ लेती कि हमने तो कंपनी से आदमी रखा है, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है जी। तो संविदा ने मानव श्रम का जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है और इसके जो लोग चलाने वाले हैं उन्होंने किया। तो चिट्ठी का जवाब नियुक्ति सचिव ने दिया या अभी तक नहीं दिया? महीना भर हो गया, महीना भर ज्यादा हो गया। उस चिट्ठी में विधानसभा सवाल के तौर पर है। अब विधानसभा आने वाली है 29 तारीख से, उससे पहले जवाब पहुंच जाएगा। और आपको याद होगा कि तहसील और थाने में काम की दुहाई देने वाले लोग, अभी थोड़े दिन पहले हूटर वाला मामला गुजरा है, अभी जब कितने भाजपाइयों का कपड़ा उतारा गया हूटर के बजाय। नहीं, कपड़े उपड़े नहीं उतरे, हूटर ही चेक हुआ है। लेकिन मैंने देखा 4-5 दिन में वो टाइम फिश वो अभियान, 3-4 लोग के बोनेट क्या खुल गए, वो अभियान ही बंद हो गया। बिल्कुल, तो ये चीजें होती रही हैं। और अब वो अभियान तो देखिए, पुलिस के हाथ में एक ऐसी छुरी दे दी गई थी, तलवार की, वो भांजने लगी, जिधर जो मिले उसी को काट दो, जिससे दुश्मनी थी निभा। काली फिल्म और हूटर वाली गाड़ियां आज भी घूमती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बड़ी चिंता का विषय है। ब्रजेश जी, अफसरशाही पर जब आप देखते हैं तो आपको 2 तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक तस्वीर हाथरस में देखने को मिलेगी जहां 100 से ज्यादा लोग मर गए,
लेकिन एक भी अफसर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक तस्वीर आपको हापुड़ में देखने को मिलेगी, जहां पीआरबी के पुलिस वाले एक शिकायत पर गए थे और एसपी से लेके पूरे जिले के पुलिसकर्मी नाप दिए गए रातों रात। तो ये सब विरोधाभासी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं और चौंकाती हैं कि किस तरह से सरकारों में सोकर जगने पर फैसले होते हैं और फिर सो जाती हैं सरकारें। सरकार कदम तो बहुत मजबूत उठाती है, लेकिन वो कदम इतने मजबूत हैं कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, इतने भारी हो जाते हैं। आज एसडीएम को कहा जा रहा है कि तहसील में जिला अपने तहसील मुख्यालय पर रहो सो। बहुत सारे तहसील मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर आवास की सुविधा नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर अधिकारी नहीं रह सकते। कुछ आदेश व्यवहारिक स्तर पर लागू होने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन जहां तक संवेदनशीलता का मुद्दा है, सरकार को यह देखना होगा कि आरक्षण अगर हम प्राइवेट सेक्टर में लाते हैं या संविदा की नौकरी में मांगते हैं तो उनसे उसके साथ साथ उनके वेतन का भी ध्यान रखें कि 10,000 में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ले रहे हो, सरकार में वही 50,000 60,000 लोग पाते हैं और उतने में आप 5-5 6-6 आदमी 10,000 में आज का जीवन कैसे चलेगा लोगों का जी। और उसी में 1 साल के बदले 3 महीना के घूस भी एडवांस तनख्वाह देनी है जिसने संविदा हासिल की है उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं जो व्यवहारिकता में सामने आती हैं। चर्चा में तो हम कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में इतना आसान नहीं लागू कर पाना। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल जो लोग बोल रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए, जो लोग मौन हैं उनसे भी वक्त जवाब मांगेगा। सुनिएगा कि ये तो वो ही जाने कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी और कैसे सब खामोश रहे जब उनकी राय जरूरी थी, और कितनी मेहनत से हमने इसकी पहचान बनाई थी और एक झटके में लूट लिया। दिन भर की जो मजदूरी थी और हाथ बढ़ाकर छू सकती थी, इतने पास खड़े थे हम और फिर भी वो तय ना कर पाए जो 2 कदमों की दूरी थी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक और ओपिनियन हम तक उपलब्ध